हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। लर्न ऑन एजुकेशंस की ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज जो शुरू है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा और एग्जाम क्लास 9 के लिए, जिसमें हम आपकी डिमांड पर आज एक नया वीडियो, एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट पर लेकर आए हैं, जो बिलोंग करता है चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 के लिए है। whether the students belong to CBSE और स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र और ICSE और एनी बोर्ड, तो सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन 11 क्लास के जो स्टूडेंट है वो भी अपना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक होता है मूल कॉन्सेप्ट, उसे इस वीडियो में पढ़ते हुए अपना बेसिक भी अच्छा कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन चैप्टर होगा। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे हम आज के वीडियो में वन शॉट में पूरे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और सभी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग, और कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे जो अभी आपकी जो 30 नवंबर को डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम होने जा रही है उसमें आपको इस लेक्चर का गारंटी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 जेई और नीट के सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियो हमारी ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, पूरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ही मैं पढ़ाऊंगा। जैसे इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक मास। अब हमारा समय बचने के लिए मैंने कुछ नोट्स और पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं। आप सभी को ये पीडीएफ इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ऐप में भी मिल जाएगी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो सभी बच्चे इसे डाउनलोड कर ले और अपने नोटबुक में इसे नोट कर ले। तो एटॉमिक मास, अब देखिए मास क्या होता है, जिसे हम एक लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो मास को हम वेट कहते हैं। ओके, पहले जमाने में एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट ही कहते थे। तो ये जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास। अब ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है, ऐसा मास जो हम किसी के कंपैरिजन से निकालते हैं उसे हम रिलेटिव मास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी एटम का अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो उसे हम कंपेयर करते हैं विथ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटॉप। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया है आइसोटॉप, आप सभी को पता है आइसोटॉप का मतलब क्या होता है। यस, आइसोटॉप का मतलब है जिसमें जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मासेस है। अब मास किससे डिफाइन होता है हम सबको पता है, एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से डिफाइंड होता है। अगर आइसोटॉप होते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो सेम है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं विथ पॉजिटिव चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विथ निगेटिव चार्ज। तो atomic number is number of protons in the nucleus, and atomic mass is the total number of all protons and neutrons in the nucleus of an atom. ओके, तो इसमें हमने कार्बन का एक आइसोटॉप लिया है C12। कार्बन के अलग अलग हमें पता होने चाहिए आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें हम C12 आइसोटॉप को ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंट अवेलेबिलिटी इन नेचर। जो आइसोटॉप नेचर में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है उसी को यहाँ पे लिया जाता है। तो हम सबको समझ में आना चाहिए कि C12 आइसोटॉप लेते हुए हम इसका मास लेते हैं और इसके हम मास को 12 AMU कहते हैं। यहाँ पे आपको जो वर्ड दिख रहा है AMU, आप सबको पता है AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एटम का मास तो बहुत ही छोटा होता है क्योंकि एटम ही निग्लिजिबल
साइज का होता है, हम उसे देख भी नहीं सकते हमारी नेकेड आइज से या खुली आंखों से। इसलिए उसका जो यूनिट है, उसका जो मास का यूनिट है वो अलग से लिया गया है। हम इसे एएमयू में भी काउंट करते हैं या हम इसे मेजर करते हैं यू लेटर से, जिसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ओके, एएमयू या यू। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखेगा जिसमें किसी भी एटम का जो रिलेटिव मास होता है, हम जब भी एटॉमिक मास निकालते किसी एटम का, वो रिलेटिव मास होता है। वो कंपेयर किया किससे जाता है? वो कंपेयर किया जाता है कार्बन के C12 आइसोटॉप से। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कौन सा कार्बन आइसोटॉप हम यूज करते हैं, शायद ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो रिलेटिव मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। हमें जिस एलिमेंट का मास निकालना है, मान लीजिए हमें सोडियम का मास निकालना है, तो हम यहाँ पे Na लिखेंगे सोडियम, और उसे हम डिवाइड करते हैं 112 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। अभी जो कार्बन 12 है C12, उसका जो एटॉमिक मास है, जिसे हमने 12 एटॉमिक यूनिट लिया है, तो हम सोडियम का मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके मास को वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से हम इसे इस रेशो में निकालते हैं। हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस आपको दिए हैं। आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ एटॉमिक मासेस ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। तो सभी एटॉमिक मासेस आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। तो आपको बहुत सारे मासेस तो ऑलरेडी दिए जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 डाल्टन या 1 हम यूनिफाइड मास कहेंगे। कार्बन 12 यूनिफाइड मास, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, यहाँ पे मैग्नीशियम। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जैसे ये तो सभी जो 14 है वो इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये कुछ एटम्स है जिसके एटॉमिक मास हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। देखिए, ये एटॉमिक मास है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ये एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास नहीं। एटम तो एक आइसोलेटेड फॉर्म में, सिंगल एटम में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये सभी मासेस आपको ध्यान में होने चाहिए। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं या इसे हम कैसे याद रखते हैं, इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती है, मैं अगले वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। तो फॉस्फोरस सल्फर होता है, इसमें कुछ अलग सा जो होता है वो होता है कार्बन का 35.5 यूनिफाइड मास। इसे हम अगले स्लाइड पे डिस्कस भी करेंगे। फिर उसी के साथ कॉपर का भी एक अलग से मास होता है 63.5 यूनिफाइड मास। अब अगर आप देखें तो ये बाकी जो मासेस है, ये सभी इंटीग्रल वैल्यूज है, इंटीजर्स है। लेकिन क्लोरीन, कॉपर, ये जो है इनके इंटीजर्स नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, तो ये क्या होते हैं, ये सभी ग्राम एटॉमिक मास होते हैं, और ये एवरेज से लिए जाते हैं। तो ये सभी हमने एवरेज से निकाले हैं, जहां हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। अब ये सभी आइसोटॉप्स है, जैसे हम हाइड्रोजन भी 3 आइसोटॉप में होता है, तो हमने उसका H1 लिया है, इसलिए हम उसका ही यहाँ पे क्या करते हैं, एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी जो आपको मासेस दिख रहे हैं, वो सभी उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के आइसोटॉप्स के एटॉमिक मासेस है। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट आता है ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी एटॉमिक मास की। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू में जो यू, यूनिफाइड मास का जो यूनिट लगा है, उसे हम रिमूव करते हुए वहां पे जी, स्मॉल जी लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। हम आगे मोल कॉन्सेप्ट का बेस यहाँ पे बना रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो एटॉमिक मास अगर हम एल्यूमिनियम का देखें, 27 यूनिफाइड मास है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 27 यूनिफाइड मास। ओके, तो हम सिर्फ सिंपली हम क्या करते हैं, 27U, इसमें U को हम रिप्लेस करते हैं G से, और यहां से ये एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो बनता है 27 ग्राम। ओके, तो इस तरह से हम एटॉमिक मास लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि हम एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम ग्राम एटॉमिक मास होता है।
अब देखिए, ग्राम एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये याद करो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हम इसे अभी यूज भी करेंगे। जैसे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब इसमें जो m1 m2 है ये क्या है? ये आइसोटॉप के मासेस है, क्योंकि हम अलग अलग आइसोटॉप्स लेंगे और उनके आइसोटॉप को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक एवरेज होता है। अभी हमने देखा था रिलेटिव मास होता है और एवरेज होता है, तो एवरेज के हिसाब से हम निकालेंगे। और ये जो x1 x2 होते हैं वो उसके रिलेटिव परसेंट कंटेंट होते हैं, तो इसमें आपको उसका रेशियो दिया जाता है। चलिए, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, इस फॉर्मूला को हम यूज करते हुए एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का अभी हमने याद किया था 35.5, 35.5 यूनिफाइड मास। अब ये कैसे आता है, ये मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। जैसे हमसे कहा है क्लोरीन कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ एटम्स, तो 35 और 37 ये इसके दो अलग अलग क्या है, ये दोनों अलग अलग इसके आइसोटॉप्स है, या इसके मासेस है अलग अलग आइसोटॉप्स के। तो हम क्या करते हैं, उनका अबंडेंस देखते हैं, मतलब वो नेचर में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे 3:1 है, इसका मतलब है ये जो 35 मास वाला है इसका अबंडेंस सबसे ज्यादा है, 3 है, 3 टाइम्स है, रेशियो है ना, ये कंपेयर करेंगे हम। और ये जो 37 मास वाला जो उसका एटम है उसका अबंडेंस 1 टाइम है एज कंपेयर टू 35 वाला। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एवरेज रिलेटिव मास निकालते हैं, और वो अभी हमने निकाला था। क्या फॉर्मूला था? तो हमें अगर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना है तो हम क्या करते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है, 35 मास है ना ये, और m2 की वैल्यू है 37। x1 जो रेशो है यहाँ पे 3 पार्ट्स है इसमें, और x2 ये 1 पार्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेशियोज है इनके पार्ट्स को ऐड करके एक वैल्यू निकालेंगे, जो 3+1 बनेगी 4। उसी के साथ अब इस फॉर्मूला में हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो m1 इंटू यहाँ पे x1 है, तो m1 है 35 इंटू x1 है 3, सिमिलरली m2 है 37, x2 है 1, और नीचे 3+1। ओके, सिंपली। तो यहाँ पे ये बनेगा 105, ये बनेगा 37, नीचे आएगा 4, यहाँ से मिलता है 142 डिवाइडेड बाय 4, और ये वैल्यू अगर आप देखो तो बनती है 35.5। तो इस तरह से क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने रिलेटिव मासेस ऑफ टू डिफरेंट आइसोटॉप्स लेकर निकाला है। क्लियर है? तो ये जो मास होता है इसी को हम क्लोरीन का मास कहते हैं, ये एवरेज मास होता है। तो इस तरह से हम रिलेटिव मास को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास, या उसे हम फॉर्मूला मास भी कहते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब आप देखिए, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेसेस एज हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। वही है, यहाँ पे भी जो कंपेयरिंग फैक्टर है वो कार्बन का आइसोटॉप ही है एज कंपेयर टू अदर एटम्स। एटॉमिक मास में भी हमने क्या किया था, C12 एटम हमने कार्बन का ही देखा था, यहाँ पे भी हम कार्बन का ही देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास है ना, इसका मतलब अब मॉलिक्यूल कैसे बनता है, डिफरेंट या सेम एटम्स जब एक दूसरे के साथ केमिकली फ्यूज होते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। तो ये मॉलिक्यूल का जो मास है वो होता है द टोटल सम ऑफ द ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ द इंक्लूडिंग और पार्टिसिपेटिंग एटम्स। तो इससे ये बनता है। अब हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे। तो मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा, ये फॉर्मूला याद मत करिए, सीधा टेक्निक याद कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमेशा फॉर्मूला याद करते बैठोगे, और अगर आप समय पे फॉर्मूला भूल जाओगे देन इट विल नॉट वर्क। तो देखिए, यहाँ पे कहा है कि मास ऑफ मॉलिक्यूल, हम उसका टोटल मास निकालेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। सेम फॉर्मूला है, जैसे वहां मास ऑफ क्या था, अगर आप पीछे देखे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखे तो मास ऑफ एटम था, क्योंकि एटॉमिक मास निकाल रहे थे हम। लेकिन यहाँ पे हमें मास ऑफ
मॉलिक्यूल निकालना है। ओके, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये थोड़ा सा अलग सा फॉर्मूला है, सिर्फ ध्यान में रखिए। चलिए, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, मैं सभी एग्जाम्पल आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में कराऊंगा, जिससे आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, ये प्रिंट प्रिंट पे ये नीचे होने चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के, देखिए कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2 है। सल्फर के कितने एटम्स है, 1 है। ये जो नंबर आपको दिखते हैं 2, 1, 4, ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यू नो इट बेटर। अब देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ओके बेटा, तो देखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ हमें दिए हैं। अगर आपको ये याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो स्पेसिफिक है वो तो याद हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ओके, उसी तरह से सल्फर का 32 होता है। ये आपको याद होने चाहिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिए हैं। तो आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कोई फॉर्मूला याद मत कीजिए, आप सीधे सीधे इसे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं H2SO4। H2SO4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2SO4। अब हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1 होता है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो एक का मास 1, ऐसे कितने एटम्स, 2। ओके, प्लस करेंगे। सल्फर का एक एटम है, एक ही है ना, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32। तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, एटम्स है, ये 4 नंबर ऑफ एटम्स होता है। और एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है, 16। बस अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दीजिए। तो 2 प्लस 32 64। तो यहाँ से मुझे दिखता है 34 प्लस 64 दैट इज 98। ओके, और इसे हम यहाँ पे यू लगा देंगे। तो ये इसका यूनिट है। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जितने इंक्लूडिंग एटम्स है वो सभी का एटॉमिक मास लेते हैं। उसका नंबर ऑफ एटम जितना उस मॉलिक्यूल में दिया है उससे हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और सभी एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बेसिक चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। आज का जो कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, उसके लिए अभी हमने पूरा प्लेग्राउंड बनाया था पीछे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमें उस मास का यहाँ पे यूज होने वाला है। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट, अब मोल क्या होता है। तो ये जो पैराग्राफ दिया है इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते, कितने छोटे होते हैं, हम उसे ओपन आइज से देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें कुछ माइक्रोस्कोप्स या कुछ अलग तरह के डिवाइसेस की यूज करनी पड़ेंगी। तो जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं इन साइज। तो हम इसे इंडिविजुअली एक एक करते हुए, या उसे हम क्या कहेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, आइसोलेटेड फॉर्म में, अलग अलग हम इंडिविजुअली नहीं देख सकते हैं। तो केमिस्ट का यूनिट हम जिसे कहते हैं मोल, मोल ये केमिस्ट का यूनिट होता है। तो वो एक यूनिट यूज करते हैं MOLE, मोल, एटम को काउंट करने के लिए। अब इसमें हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, इससे हम एटम्स काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम मॉलिक्यूल्स भी काउंट कर सकते हैं, और हम आयंस भी काउंट कर सकते हैं। तो ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस है, इन सबको केमिस्ट्री में एक नाम होता है एंटिटी। अगर आपको एग्जाम में एंटिटी वर्ड दिखाई दे, तो एंटिटी मतलब इनमें से कोई भी, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, एंटिटीज कहते हैं। ओके, तो इसे हम एन, मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह हमें निकालने हैं। तो अब ये जो मोल होता है वो एक्चुअली क्या है, एक नंबर है। आपको एक तो इन शॉर्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो मोल है, देखिए मोल इज अ नंबर। जैसे 1 डजन होता है, 12 के एटम, 12 एटम्स को अगर हम एक जगह पे ले तो 12 के ग्रुप को हम डजन कहते हैं। उस तरह से मोल भी एक नंबर होता है,
ये नंबर हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अ, कितने एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स या कितने आयंस होते हैं, तो उसे हम कैलकुलेट करने के लिए ये नंबर यूज करते हैं। क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है इसलिए अलग से यूनिट बनाया गया। अब ये जो यूनिट है, ये एक नंबर होता है। तो जो 1 मोल होता है, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयंस, ये सभी का मतलब क्या होता है? एक नंबर। और वो नंबर होता है 6.022। अब आपको ध्यान में रखना है, इंटू 10, अब ये 23 ना पावर में है, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, एंटिटीज होते हैं। तो एक मोल यही होता है और इस नंबर को हम अवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये होता है अवोगैड्रो नंबर। तो इसे हम एन नॉट या एन सब ए इस तरह से पढ़ते हैं। एन नॉट भी दिखेगा कहीं कहीं आपको, एन सब ए, सब मतलब सब स्क्रिप्ट में हमने लिखा है इसे। तो एन नॉट या एन सब ए, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक फिक्स्ड नंबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। ये एक फिक्स्ड नंबर होता है, एक्सपेरिमेंटली इसे कैलकुलेट किया गया। तो एक मोल एटम हो, एक मोल मॉलिक्यूल हो, एक मोल आयन हो, तो एक मोल में कंपल्सरीली कंपल्सरीली 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। उसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और वो एक फिक्स नंबर होता है। ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा। मतलब एक मोल में इतने हैं तो 2 मोल्स में कितने होंगे, इसका डबल। 3 मोल्स में 3। तो n अगर हम मोल्स लेते हैं तो हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड यूज करते हुए इसके सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया, इसके बारे में हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दिया है, ये आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, मतलब स्मॉल एन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या करेंगे हम? उसके पूरा मॉलिक्यूलर मास लेकर उसे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे कितना मास दिया है, अब ये जो मास होता है ये ग्राम में हो सकता है, अब ये मोस्टली आपको ग्राम में ही देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप स्मॉल एम को कैपिटल एम से डिवाइड करेंगे। तो स्मॉल एम होता है मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी आपको दिया होगा, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, उसका मास लेंगे और मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो हम और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स दिए, कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर एन नॉट। ठीक है। तो आपको एन इक्वल्स एम बाय कैपिटल एम, ये एक फॉर्मूला होता है। और नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कुछ नहीं, ये सिर्फ ट्रांसपोज करते हुए इसे लिखा है और इसे ट्रांसपोज करते हुए इसे लिखा है। तो ये आपको पॉज करते हुए ये 2 बार देख लेना है, अच्छी तरह से लिख लेना है, याद करना है। ये कुछ आपको ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है, मैं आपको इसके इस डायग्राम को थोड़ा सा और इजी करते हुए भी बताऊंगा। रुकिए, डायग्राम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसे हम वाई मैप भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर डायग्राम होती है। वाई मैप इंग्लिश लेटर वाई के फॉर्म में दिखता है। जैसे हम सबसे बीच में लिखेंगे यहाँ पे मोल, ठीक है, और इसे हम इंग्लिश लेटर वाई की तरह अरेंज करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं इसे हम कैसे निकालेंगे। चलिए, हम अलग अलग डायरेक्शन में इसके एरोज निकालेंगे। अब देखिए, इंग्लिश लेटर वाई की तरह ये आपको दिखेगा। अब एक ये कन्वर्जन है, तो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। देखिए, इंग्लिश लेटर वाई जैसा ही आपको दिखता है इसलिए हम इसे वाई मैप कहते हैं। अब इसमें जो मोल होता है वो हम अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मोल में, अगर हमें एटॉमिक वेट के बारे में या एटॉमिक मास निकालना है, मोल से मास की तरफ जाना है या मास से मोल की तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, ये एरो का मतलब क्या है? एटॉमिक मास से हमें मोल निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वेट टू मोल आना है तो वेट से डिवाइड करेंगे, मोल टू वेट जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये इस डायग्राम से ये डायग्राम और थोड़ी सी इजी है। अगर हमें मोल से मोलर मास की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या नंबर ऑफ या मोलर मास से मोल निकालने हैं तो हम इसे डिवाइड करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे। और ये डायग्राम हमें बताती है वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, इसे हमें निकालना है। अगर हमें वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है तो हम 22.4 से, ये एक फिक्स नंबर होता है, एक्सपेरिमेंटली आया है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। या मोल से अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम इसे 22.4 से डिवाइड करते हैं और ये लीटर में होता है। तो ये जो वाई मैप है, वेट से मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल से वेट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह मोल से मोलर मास तो मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रो नंबर, या मोलर मास से मोल तो इसे हम कहते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो Na से डिवाइड करेंगे। या V से M जाना है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, और मोल से V आना है तो डिवाइड करेंगे। तो ये वाई मैप है, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा है। सोल्यूशन दो पार्ट से बनता है। सोल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। जैसे जैसे अगर हम साल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं या शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर, और साल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है साल्ट। तो साल्ट अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो ये दोनों से बनता है साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है, मतलब मोल कितना है, ये अगर हमें निकालना है, तो इसके लिए हम मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है, इस केस में सॉल्ट का जितना अमाउंट है, इसके जितने मोल्स है, इज 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन है, ये इज नहीं है, यहाँ पे इन है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं साल्ट और वाटर का, उसमें हम देखते हैं कि कितना मोल सॉल्यूट है, मतलब उसमें कितना सॉल्ट है, तो उसे हम उसकी मोलैरिटी कहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये m की वैल्यू मिलती है, जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया है। अब ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, आपको देखना है। एन ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर, सिल्वर आप सबको पता है, 20 ग्राम ऑफ सिल्वर एक ऑर्नामेंट है। हमने एक दागिना बनाया है जिसमें पूरा सिल्वर का है, और उसमें जो सिल्वर का जो अमाउंट है वो 20 ग्राम है। तो आपको कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें कितना सिल्वर होगा ये आपको निकालना है। अब ये अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या निकालना है हमें। हमें सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ दिया है स्मॉल m मास ऑफ द सब्सटेंस, तो यहाँ पे मास ऑफ सिल्वर हम लिखेंगे, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर स्मॉल m, वो कितना है 20 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, वो होता है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सिल्वर। अब मोलर मास ऑफ सिल्वर मैंने कहा था आपको क्वेश्चंस में देते हैं, 108 यू दिया है, यूनिफाइड मास। ओके, तो हमसे कहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कैलकुलेट द मोल्स। तो हमें अभी एक फॉर्मूला देखा था, स्मॉल m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये हमें n निकालना है, तो ये ग्राम में है तो ग्राम, और ये 108, हमें पता है 108 का u निकालते हुए हम इसे g से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे इसका यूनिट सेम हो जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.185 मोल। अब इसका जो यूनिट है मोल है, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्नामेंट हमने बनाया है जिसमें 20 ग्राम ऑफ सिल्वर हमने यूज किया है, तो उसमें सिल्वर के जो नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब कितने पार्टिकल्स है,
तो इतने मोल पार्टिकल्स है। एक मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको इसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कोई पूछता है इसी सवाल को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल तो इतना पार्टिकल्स होता है ना। तो कितने मोल आए हैं? 0.185 मोल्स आए हैं। उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 का पावर पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो हम कैलकुलेट ऐसे हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये नंबर बहुत बड़ा आएगा। तो ये हमने मोल निकाला है, इसका मतलब 0.185 पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल तो बहुत ज्यादा है, ये इसका सिर्फ मोल है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखते हुए समझ में आना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, उसी के साथ हमें मोलर मास भी दिया है। तो सब्सटेंस के मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, बस। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल वीडियो पॉज करते हुए खुद भी ट्राई कीजिए। जैसे हमें यहाँ से हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम। अब देखिए आपको सब्सटेंस का मास दिया है, अब मोलर मास निकालना है, तो इसके लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए आपको कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी हमने देखा था 12U। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। तो आपको पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर हमारा जो अभी का फॉर्मूला है स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। आई होप आपने पॉज करते हुए करके देख लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे CO2 है, तो एक काम कीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। एक ही कार्बन है ना, तो 12 इंटू 1, एक ही है तो हम 12 लिखेंगे। O2 है, ऑक्सीजन के दो एटम्स है, एक एटम का मास होता है 16U, तो यहाँ से बनेगा 32। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, जिसे हम अभी क्या कहेंगे? कैपिटल M, वो कितना है? पूरा ये 12 और 32 ऐड करते हुए 44 बनेगा। हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हमें यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, हमने ऐसा कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया है? ये तो इसके एक मोल का मास हो गया ना, लेकिन हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देखना है? 51.2 ग्राम, ये इसका स्मॉल m हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये बनेगा 51.2 डिवाइडेड बाय 44, ये अप्रोक्सीमेट आता है 1.16 मोल। ओके, मोल का यूनिट MOL लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, 1.16। अगर आपसे फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहा जाए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा जाए तो आप क्या करोगे? यस सर, इसलिए हम मोल को मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.16 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवर। तो इतना इजी सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। मास निकालना है 0.5 मोल्स ऑफ N2। अब देखिए यहाँ पे आपको मास निकालना है N2 गैस का, ठीक है? तो फिर आपको, मुझे लगता है वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? देखिए मोल दिया है और हमें मास कैलकुलेट करना है, तो N2 से तो हम N का क्या निकाल सकते हैं? N का कितना होता है मास? 14U होता है। नाइट्रोजन का 14U होता है। तो ट्राई कर लिया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, तो स्मॉल n हमें पता है 0.5 है। मॉलिक्यूल है N2, मतलब नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का एक एटम का कितना मास होता है? 14U होता है, तो यहाँ से बनेगा 28U। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि नंबर है, नंबर तो प्योर नंबर है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। अब ये 28 यूनिट हो गया। अब हमें पूछा है उसका मास, तो हमें n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M पता है, तो हमें स्मॉल m निकालना है। तो स्मॉल m क्या होगा? स्मॉल n इंटू कैपिटल M। तो ये n की वैल्यू 0.5 है और ये 28 है, तो यहाँ से हमें दिखता है सीधा सीधा 14, और ये ग्राम में लिख दीजिए। तो ये होगा सब्सटेंस का मास।
तो इसका मास N2 गैस में अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना ये, तो ये गैस लेंगे, उसका 0.5 यानी हाफ मोल लेंगे, तो उसका मास कितना होगा? 14 ग्राम होगा। अब आपको एक ही एटम का पूछा है, अब दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। ये ऊपर का जो N2 है ना, ये जो N2 है ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है। तो ये ऊपर हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन गैस का, ओके। और ये उसका एटॉमिक मास होगा। चलिए इसे करके देखिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फिर m इज इक्वल टू, चलिए हम एक काम करेंगे, n का निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ स्मॉल n है 0.5 मोल, ये तो फिक्स है। अब देखिए ये इतने मोल्स है। कैपिटल M एक एटम है, एक एटम का मास 14 U नाइट्रोजन है। अब यहाँ से स्मॉल m क्या बनेगा? n इंटू कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल M, ये M है, सॉरी कैपिटल M है। तो यहाँ से स्मॉल m बनेगा 0.5 इंटू ये होगा 14, यहाँ से बनता है 7 ग्राम। तो एक अगर एटम लेते हैं तो उसका मास बनेगा 7 ग्राम। अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसका मास बनेगा 14 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मास परसेंटेज हमें निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मोल निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, डिवाइड करते हुए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आप लिख लो, लेकिन मैं आपको यूज करते हुए दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमें देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सबको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन आइटम है, 12 हाइड्रोजन आइटम है और 6 ऑक्सीजन आइटम है, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मॉलिक्यूलर मास, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो देते हैं, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान में रखिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड कौन सा है हमें पता नहीं है। कभी कभी आपको क्या करेंगे, उसका परसेंटेज देंगे, परसेंटेज देने के बाद आपको मोलर मास भी देंगे और उस मोलर मास से वो कंपाउंड प्रेडिक्ट करने के लिए बोलेंगे। अब जैसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज। अब एक कंपाउंड में कार्बन 80% है। चलिए मैं एक एक डेटा लिखता हूं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखिए जो कार्बन है वो 80% है उसका मास, ओके सर। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है? 20% है उसमें। और ये जो मॉलिक्यूलर मास है, उसका जो कुछ मॉलिक्यूल बनेगा वो है 30। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ ये जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। जैसे वाटर का H2O है, जैसे इसका क्या बनेगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन से क्या क्या बन सकते हैं? मीथेन बनता है, इथेन बनता है, पूरी कार्बन हाइड्रोकार्बन की फैमिली बनती है। तो ये हमसे पूछते हैं। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, इसमें हम एम्पिरिकल फॉर्म निकालते हैं। अब ये बात थोड़ी सी अच्छी तरह से देख लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें निकालना होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम एक काम करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इसमें आपको एक स्मॉल n की वैल्यू निकालनी होती है, उसे डिवाइड करना होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ये तो हमें निकालना है ना। तो इसलिए हम एक काम करेंगे, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अभी अच्छी तरह से देख लीजिए, यह हमें निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मैं आप इसे EF लिखता हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला को स्मॉल n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये स्मॉल n कैसे निकालते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये मैं करूंगा। और मुझे लगता है इसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये भी आपको देखना है करते हुए।
ये आपको खुद से करके देखना है। न्यूट्रलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। तो एक टेबल में हम सबसे पहले यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, उनका परसेंटेज कितना था? कार्बन 80, हाइड्रोजन 20% था उस मॉलिक्यूल में। अब हम इसका एटॉमिक मास लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है। हम पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब एक ठीक ठाक फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला नहीं होता है। फाइनल फॉर्मूला हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से बनाते हैं। एटॉमिक मास निकालेंगे। अब हम उसका रिलेटिव नंबर निकालेंगे। रिलेटिव नंबर कैसे निकालते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कितना परसेंटेज दिया है 80, उस एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये 6.66 बनेगा। यस सर। अब हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं और इसी तरह से इसका रिलेटिव नंबर क्या आएगा? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये आएगा 20। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सिंपल रेशियो। अब ये रेशियो में हम एक काम करते हैं, ये दोनों नंबर को हम एक नंबर से डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एलिमेंट लिखेंगे, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखेंगे, फिर एटॉमिक मासेस लिखेंगे और रिलेटिव नंबर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे। अब इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें स्मॉलर नंबर देखना है आपको, स्मॉलर स्मॉलर रिलेटिव नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर रिलेटिव नंबर कितना है? 6.66 है। तो हम रेशो में क्या करते हैं, ये 6.66 जो पहला नंबर आया था उसे उस स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। उसी तरह ये जो रेशो में नंबर आया है 20, उसे भी इससे ही डिवाइड करते हैं। ये दोनों को हम डिवाइड किससे करते हैं? स्मॉलर रिलेटिव नंबर से। हमेशा स्मॉलर से करना है। अब ये तो 1 बनेगा और ये अप्रोक्सीमेटली 3 बनेगा, ठीक है। अगर आप डेसिमल उठाते हो, ऊपर 2 जीरोस लगाते हो, 666 से 2000 को डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 3 आता है। तो आपको ये अप्रोक्स वैल्यू लेनी होती है। ये जो रेशो होता है ये हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। ये होल नंबर होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट में आएगा ना, हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट या नियरेस्ट होल नंबर में। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आप निकालोगे। अब यहां से आपको मिलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे होता है? जैसे अभी हमने देखा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला अब बनेगा कार्बन, उसका होल नंबर कितना है? 1, तो हम कार्बन लिखेंगे 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन और उसका होल नंबर कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो यहाँ से 1 तो हम लिखते नहीं है। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ से निकालते हैं एन की वैल्यू, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहते हैं उसे। तो एन जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होता है। वो निकालने के लिए हम कार्बन के कितने एटम है CH3 में देखेंगे। जैसे कार्बन का एटम 1 है, ओके, और एक कार्बन के एटम का मास 12 होता है। हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, उसका मास ये होता है। तो ये हो गया 15, 15 हो गया। बस, अब फाइनली हमारा एन कैसा आता है, देखिए ये फॉर्मूला मास हो गया। इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये नहीं, ये तो ये हो गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और एन होता है, देखिए, गिवन मास, ये 2 बार देखना है ये पार्ट वीडियो का, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। गिवन मास 30 था, क्वेश्चन में है। आप नहीं ये कहोगे ये कहां से आ गया, ये देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होता है। ये 30 है और एम्पिरिकल मास कितना आया है? 15, तो यहां से हमें एन की वैल्यू मिल गई 2। अब हमारा क्वेश्चन खत्म। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था सर? एम्पिरिकल फॉर्मूला तो CH3 था, तो CH3 लेंगे और उसको n की वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ से जो 1 है, ये 1 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी होगा, तो C2 बनेगा। 2 1 जा 2 और हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो ये है C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर मास या मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में आप
इस क्वेश्चन में नहीं, इसी क्वेश्चन में हम क्या क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स, उसका परसेंटेज, उसका एटॉमिक मास, ये आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव नंबर इन दोनों का रेशो होता है, इसमें से स्मॉलर नंबर लेंगे और ये दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए, और यहाँ होल नंबर आएगा, तो ये C1 बनेगा, ये H3 बनेगा। तो CH3 एक फॉर्मूला मिलता है, उसे एम्पिरिकल फॉर्म कहते हैं। अब CH3 का हम एक मास निकालते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, सिंपल बात है। और n निकालते हैं, गिवन मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हैं, n आएगा, और ये n से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। ओके, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको हाइड्रोजन N2H4 ऑक्टेन, इसका मास कैलकुलेट करना है। 1.12 लीटर नाइट्रोजन, हम गैस लेंगे एक मॉलिक्यूल, एनटीपी पे लेंगे। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी और एसटीपी दो पार्ट होते हैं यहाँ पे। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अब ये सवाल हमसे क्या कहता है, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये सवाल हमसे कहता है, अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, N2 गैस का जो मॉलिक्यूल है, उसका रिएक्शन होता है टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, और यहां हमें मिलता है N2H4, ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो ये नाइट्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है, और हमें N2H4 मिलता है। अब N2H4 एक देखिए, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, क्योंकि हम N2 का हमने मास लिया है 1.12 लीटर, तो हम क्या करते हैं, मोल निकालेंगे। सबसे पहले तो हम मोल्स निकालेंगे। N2 के हमने कितने मोल्स लिए, तो मोल्स निकालने के लिए मैंने अभी आपसे कहा था, अगर लीटर में लेते हैं तो वाई मैप में क्या कहा था, 22.4 से हम डिवाइड करेंगे। तो N2 के लिए हम N का फॉर्मूला लेते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय 22.4। अब ये जो मास है ना, ये लीटर में दिया होता है, तभी 22.4 से डिवाइड करेंगे। देखिए दिया है लीटर में 1.12 लीटर, और ये 22.4, तो इससे अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 1/20 बनेगा। ओके, डेसिमल का डिफरेंस लेते हुए, तो ये 1/20 बनेगा। ये n की वैल्यू आप निकाल लीजिए। बस अब आपको देखना है क्या फॉर्मूला था, N2 + 2H2 गिव्स N2H4। हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ मोल या मास होता है वो कंजर्व होता है, तो ये भी 1/20 हम मोल लेंगे N2 के, ठीक है, और यहाँ पे भी जो मोल बनेंगे 1/20 पार्ट्स ही बनेंगे। ये तो इक्वली बनेगा क्योंकि इसी के हिसाब से हमने निकाला है। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें किसका निकालना है, मास, इसका। N2H4 का मास निकालने के लिए आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। जैसे नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। हाइड्रोजन 4 है, एक का मास एक ही होता है, तो ये बनेगा 28 + 4। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया 32U, और हमें उसके कितने मोल लेने हैं, 1/20 मोल्स लेने हैं। तो इसका जो एक्चुअली मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो वो होता है n इंटू उसका आया हुआ मास। ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो n है 1/20, ठीक है, और ये मास कितना आया था, 32। तो यहां से ये 5 जा 4 8 जा, तो 8/5 कितना होता है, 5 के 5। अब देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए उसे, 1.6 होगा, यस, 1.6 ग्राम, ये ग्राम में आता है, ठीक है, इसका SI यूनिट ग्राम होता है। तो हमने किया कुछ नहीं, हमने सबसे पहले जिसकी रिएक्शन ली थी, N2 की रिएक्शन की थी हमने, तो N2 हाइड्रोजन के साथ लिया था, तो जिसका हमें लीटर में दिया है उसका हम पहले मास निकालेंगे। देखिए उसके मोल्स निकालेंगे, ये मोल्स आ गए 1/20। अब रिएक्शन में ये 1/20 इसका मोल फिक्स हो गया। अब हम जिसका हमने पूछा है उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और उसे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व कीजिए और इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर डालिए, या ऐप में भी आप इसके चैट सेक्शन में डाल सकते हो। तो यहाँ हमारा मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर पूरा खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करके देखिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।
हिट चैप्टर के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।